नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की कक्षा है बीए पार्ट सेकंड ईयर। टॉपिक है ब्रिटेन का संविधान। विद्यार्थियों, हमने ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन करते वक्त अब तक ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं और खासकर जो ब्रिटेन के संविधान के अंदर परंपरा और का जो महत्व है, जिसकी वजह से ब्रिटेन के संविधान का विकास हुआ है, उसका अध्ययन अभी तक किया है। आज हम ब्रिटेन के संविधान, इसके अलावा कार्यपालिका का अध्ययन हम वहां कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे ब्रिटेन की पार्लियामेंट का। ब्रिटेन की पार्लियामेंट के दो सदन हैं, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। तो आइए हम सबसे पहले ब्रिटेन की लॉर्ड सभा का अध्ययन करते हैं, उसके बाद हम कॉमन सभा का अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश संसद का जो द्वितीय सदन है उसको लॉर्ड सभा कहा जाता है और इसका जन्म नॉर्मन एंजीवन युग में मैग्नम कॉन्सिलियम के माध्यम से हुआ। यह लोक सदन से बहुत ही ज्यादा प्राचीन सदन माना जाता है। लगभग 1000 साल पुरानी संस्था है ये। किंतु जहां पहले ये बहुत ही शक्तिशाली सदन हुआ करता था, अब ये कमजोर और शक्तिहीन सदन के रूप में स्थापित हो गया है। लगभग 150 वर्ष पहले तक ये वहां की ब्रिटेन की कॉमन सभा से ज्यादा शक्तिशाली था। किंतु 1911 और 1949 के जो संसदीय अधिनियम ब्रिटेन के अंदर आए, उन्होंने लॉर्ड सभा को शक्तिहीन बना दिया है और कॉमन सभा को ताकतवर बना दिया है। ये उल्लेखनीय बात है कि लॉर्ड सभा की शक्तियों में चाहे जितना भी पतन हो गया हो, वो जितनी भी कमजोर संस्था हो गई हो, किंतु आज भी ये अपनी रचना की दृष्टि से मूलतः एक आनुवांशिक संस्था होने की वजह से, क्योंकि ब्रिटेन में राजतंत्र का एक गौरव है, उसकी वजह से इसका एक महत्व ब्रिटेन की राजनीति में, ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में बरकरार है। अभी हमें देखते हैं कि ब्रिटेन की लॉर्ड सभा, जो संसद की लॉर्ड का दूसरा सदन जो लॉर्ड सभा है, उसकी रचना किस प्रकार से की जाती है। तो इसकी रचना में अनेक तरह के सदस्यों से मिलकर ये लॉर्ड सभा बनती है। इसकी संख्या कोई निश्चित नहीं है, प्राय इसकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। इसकी संख्या लगभग आज की तारीख में 1000 के आसपास इसकी संख्या है और इन 1000 सदस्यों में जो सदस्यों का चुनाव किया जाता है वो अलग अलग प्रकार के सदस्य हैं। जैसे एक होता है राजवंश के जो राजकुमार हैं, उनको इसमें जगह दी गई, उनको सदस्यता प्रदान की जाती है। ब्रिटिश राज परिवार के जो सदस्य हैं, जो रक्त संबंधों के आधार पर जो राजवंश से जुड़े हुए जो राजकुमार हैं, वो इसके आनुवंशिक आधार पर सदस्य बन जाते हैं और ये इनकी संख्या लगभग 3 से 4 होती है। किंतु ये लॉर्ड सभा की कार्रवाइयों में भाग प्राय नहीं लेते हैं। दूसरे प्रकार के जो सदस्य हैं इसमें, वो है आनुवंशिक पीयर। ये आनुवंशिक पीयर क्या होते हैं? ये आनुवंशिक आधार पर ही इनको सदस्यता प्रदान की जाती है और पुराने पीयर के स्थान पर नया पीयर कोई बनाना होगा तो वो पीयर का पुत्र ही अगला पीयर बनेगा। तो ये कौन कौन से हैं? जैसे ड्यूक्स हैं, मार्क्यूस हैं, अर्ल्स हैं, विस्काउंट्स हैं, बैरन्स हैं, ये आनुवंशिक पीयरों की श्रेणियां हैं। तो इनको इसमें आनुवंशिक आधार पर सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा और कौन कौन लोग सदस्य हो सकते हैं? इसमें स्कॉटलैंड के प्रतिनिधि पीयर भी जो है इसके सदस्य होते हैं। 1707 का जो यूनियन एक्ट बनाया गया था, उसमें स्कॉटलैंड के समस्त जो पीयर हैं वो अपने में से लगभग 16 पीयर लॉर्ड सभा में भेजते हैं और ये 16 पीयर स्कॉट पर पीयरों को लगभग 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। 1963 के कानून के द्वारा इन पीयरों को लॉर्ड सभा का आजीवन सदस्य बना दिया गया। तो अब ये एक तरह से आजीवन सदस्य के रूप में ही काम करते हैं। फिर इसके अलावा इसकी संख्या का जो विस्तार है, वो उसमें कुछ आजीवन पीयर और हैं, जिसमें 1958 के आजीवन पीयर अधिनियम के अनुसार जो है सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक और राजनीतिक क्षेत्र में अत्यंत योग्य और प्रतिभाशाली जो लोग हैं, उनको लॉर्ड सभा में आजीवन पीयर की सदस्यता प्रदान की जाती है। इस प्रकार के सदस्य हैं वो जीवन भर इसके सदस्य होते हैं और इनकी मृत्यु के बाद आनुवंशिक इनको नहीं माना जाता। फिर कोई कला, साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में प्रतिभाशाली लोग हैं, उनको जगह दे दी जाती है। एक सदस्यता होती है इसमें आध्यात्मिक लॉर्ड्स की।
ये आध्यात्मिक जो लॉर्ड्स हैं वो आध्यात्मिक क्षेत्र में या धार्मिक क्षेत्रों के लोग होते हैं और इनकी संख्या लगभग 26 है। इनमें कैंटरबरी का आर्क बिशप, यॉर्क बिशप, लंदन के आर्क बिशप, डरहम के और विंचेस्टर के बिशप, ये इनको शामिल किया जाता है। और शेष जो लगभग 21 धार्मिक जो है लॉर्ड हैं वो इंग्लैंड की विभिन्न चर्च जो है उनके प्रतिनिधि के तौर पे इसमें सदस्य बनाए जाते हैं। तो एक होता है विधि लॉर्ड। ये विधि लॉर्ड जो है ये इनकी संख्या लगभग 9 है और ये सम्राट जो ब्रिटेन का सम्राट या वहां की रानी है वो इनको जीवन भर के लिए नियुक्त करती है और ये मुख्यतः न्यायिक कार्य ही करते हैं। तो इस प्रकार इसका संगठन किया गया, इसकी रचना की गई है कि कौन कौन लोग इसमें सदस्य बनते हैं और ज्यादातर हम देखते हैं कि वो उनकी सदस्यता आजीवन है, आनुवंशिक आधार पर है और कुछ जो है इसके क्षेत्र जो कला, साहित्य, राजनीति में विशेष प्रतिभाशाली जो लोग हैं उनको जगह दी गई है। साथ ही साथ इसमें कानून के विशेषज्ञ जो हैं उनको विधि लॉर्ड के रूप में इसमें जगह दी गई है। तो इस प्रकार हम देखें तो ये जो सदन है ये बहुत ही अलग तरीके का सदन है। ये आम जनता से जुड़ा हुआ सदन नहीं है। अब इसकी कार्य प्रणाली लॉर्ड सभा की कैसी है वो उसको भी हमको जानना जरूरी है। लॉर्ड सभा की बैठकें जो हैं वो सोमवार से बृहस्पतिवार के बीच में संचालित की जाती हैं और लगभग 2 घंटे बहुत ही संक्षिप्त समय में इसकी कार्रवाई होती है। 2 घंटे इसकी कार्रवाई चलती हैं और गणपूर्ति हम देखें तो 3 सदस्य मात्रों की उपस्थिति से इसका संचालन किया जा सकता है। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि इसकी संख्या को देखते हुए मात्र 3 सदनों से इसकी गणपूर्ति मान ली जाती है और 3 सदस्यों से इसका संचालन मान लिया जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए हमको कि जब मतदान का समय होता है, किसी विधेयक पर अगर लॉर्ड सभा को मतदान करना है तो उस समय इसकी गणपूर्ति के लिए लगभग 30 सदस्यों का होना बहुत ही जरूरी है। तो ये लॉर्ड सभा जो है इसकी रचना, इसकी कार्रवाइयां जो है वो बड़ी हमको बड़ी सरल सहज सी लग रही है। लेकिन ब्रिटेन की जैसी परंपराएं रही हैं, वहां की संसदीय राजनीति में लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र को भी एक गौरव प्रदान किया गया है। तो उस रूप में उसकी अभिव्यक्ति जो है लॉर्ड सभा के माध्यम से मिलती है। देखा जाए तो लॉर्ड सभा की कार्रवाई में वही सदस्य भाग लेते हैं जो विधेयकों के जानकार हैं, जिनको उन संबंधित विधेयकों पर विशेषज्ञता हासिल है। तो इसलिए इसकी कार्रवाइयों की क्वालिटी जो है, इसकी गुणवत्ता है वो लोक सदन की तुलना में ज्यादा होती है। तो ये एक बड़ी बात है। अब इसकी शक्तियां कौन कौन सी हैं, आखिर लॉर्ड सभा क्या काम करती है, क्या इसकी शक्तियां हैं, उन पर भी हमको एक रोशनी डालना आवश्यक है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो विधायी कार्य करती है, वित्तीय कार्य करती है, कार्यपालिका संबंधी कार्य करती है, न्यायिक कार्य करती है। लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण काम नहीं है क्योंकि इसमें एक सैद्धांतिक ही इसकी स्थिति है। व्यवहार में ये सारे काम जो है वो वहाँ के लोक सदन कॉमन सभा ही उसमें ज्यादा मजबूत है। लेकिन फिर भी जो काम है इसके, जैसे हम साधारण विधेयक, विधायी शक्तियों में जो साधारण विधेयक है वो दोनों सदनों में पारित, दोनों सदनों में उस पर चर्चा होती है और दोनों सदनों में को उस पर जो है अपनी राय देने का अधिकार है। लेकिन 1911 का जो अधिनियम है उसने स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है और अब लॉर्ड सभा की स्थिति एक तरह से केवल देर करने वाले सदन की हो गई है। उसकी स्वीकृति के बिना भी कोई विधेयक जो है वो कानून बन जाता है। तो ये एक तरह से केवल सैद्धांतिक स्थिति विधायी शक्ति के रूप में लॉर्ड सभा की है। दूसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति। तो हमें देखते हैं वित्तीय शक्तियों में भी लॉर्ड सभा की बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि कोई भी धन विधेयक जो है सबसे पहले वहां के लोक सदन में ही पारित किया जाएगा और लोक सदन के बाद में वो लॉर्ड सभा में चर्चा के लिए भेजा जाता है। लॉर्ड सभा उस पर चर्चा करती है लेकिन उस पर कोई निषेधाधिकारी शक्तियां उसकी लॉर्ड सभा की वित्तीय मामलों में नहीं है। कोई भी विधेयक जो है वो अगर लॉर्ड सभा उसको स्वीकृति नहीं भी देती है तो लोक सदन की स्वीकृति से उसको पारित कर दिया जाता है। तो ये इस तरफ जो है केवल चर्चा से संबंधित ही इसकी शक्ति है। दूसरी शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। तो इस संबंध में भी हम देखते हैं कि ये केवल मंत्रिमंडल की नीतियों, सरकार की नीतियों की आलोचना करने तक ही इसकी शक्तियां हैं। उसको सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकती है, मंत्रिमंडल की नीतियों की आलोचना कर सकती है, लेकिन कोई इस वीटो नहीं लगा सकती
क्योंकि एक तो सरकार जो है वो लोक सदन के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि उसके बहुमत से ही उसका चयन हुआ है, लोकसभा के बहुमत से नहीं हुआ है। तो यहाँ केवल इसकी आलोचना करके ही ये दबाव में ला सकती है और ज्यादा इसकी कोई विशेष शक्तियां नहीं है। जिस क्षेत्र में लोकसभा महत्वपूर्ण नजर आती है या कुछ करती हुई नजर आती है, वो है इसकी न्यायिक शक्तियां। और ये न्यायिक शक्तियां लोकसभा को विश्व की अन्य जो संसदें हैं उनकी जो उच्च सदन है उससे एक विशिष्ट संस्था बना देती है, क्योंकि ये एक प्रमुख काम है, न्यायिक काम जो है लोकसभा का। उसमें कुछ मामले जो है वो उनकी अपीलीय न्यायालय के रूप में लोकसभा काम का अपील न्यायालय के रूप में लोकसभा काम करती है। और जब कोई ऐसी अपील के लिए इसके पास मुकदमे आते हैं तो जो इसके जो कानूनी जो सदस्य हैं वो उस पर सुनवाई करते हैं और अपना निर्णय देते हैं। तो ये एक विशिष्ट अधिकार लोकसभा का है कि वो एक न्यायालय के रूप में भी काम करता है। तो ये तमाम विवरणों के आधार पर हम ये देखते हैं कि लोकसभा अनेक क्षेत्रों में काम करती है, किंतु इस क्षेत्र की इसमें पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। केवल इसके न्यायिक क्षेत्र ही विशेष तौर पर उल्लेखनीय है और ये एक तरह से लोक सदन से कमजोर संस्था है। और ये केवल आज जो है लोकसभा केवल द्वितीय सदन ही नहीं अपितु एक गौण सदन के रूप में ही वहां काम कर रहा है और एक तरह से ये ब्रिटेन की राजतंत्रात्मक गौरव जो है उसका केवल प्रतीक बना हुआ है और इसी वजह से इसका कोई महत्व ब्रिटेन की राजनीति में देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि ब्रिटेन की संसद का जो दूसरा सदन है, जिसको हम लोक सदन बोलते हैं, जिसको हम हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, उसकी क्या स्थिति है। क्योंकि ब्रिटेन की हमने लोकसभा को पढ़ते पढ़ते बार बार तुलनात्मक रूप से हम बात की, तो कॉमन सभा की हम बार बार बात कर रहे थे कि वो बहुत शक्तिशाली है। तो उसकी शक्तियां किस प्रकार की हैं, उसकी रचना कैसे हुई, ये हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी लगता है। ब्रिटेन की संसद को का ये जो लोक सदन है इसको प्रथम सदन भी कहा जाता है, और क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधि सदन है, जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर इस सदन में भेजती है। संसद की सर्वोच्चता का जो व्यवहारिक अर्थ है, जो हम ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन करते वक्त सुनते हैं, तो वो उसका मतलब यही है कि लोक सदन की सर्वोच्चता। इसके अलावा लोक सदन की जो विशिष्ट पहलू जो है उसमें उसकी जो समिति व्यवस्था और अध्यक्षीय दल विरोधी तमाम पहलू जो हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि वहां की जो संप्रभुता है वो लोक सदन के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। और तो इसका सदन का महत्व क्या है, इसकी शक्तियां क्या हैं, इसका विकास कैसे हुआ, इस पर हमको आज इसकी कक्षा के अंदर प्रकाश डालना है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन का जो ये कॉमन सभा है, जिसको हम लोक सदन बोलते हैं, इसका विकास 13वीं सदी की आदर्श संसद से हुआ, जो महापरिषद का विकसित रूप थी। और आदर्श संसद को 1295 में वहां के जो सम्राट एडवर्ड प्रथम है उन्होंने ही उसको बुलाया था। और इस संसद में जो है वहां के बिशप, बैरन, शायरों के प्रतिनिधि, नाइट और नगरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। धीरे धीरे लगभग 100 साल में ये सदस्य 2 सदनों के रूप में विभाजित हो गए। जिस सदन में शायरों के प्रतिनिधि, नाइट, नगरों के प्रतिनिधि बैठे वह लोक सदन कहलाया, हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाया। और जिस सदन के अंदर बिशप, बैरन, अर्ल बैठे वो सदन लॉर्ड सभा कहलाया, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहलाया। तो ये इस तरह इतिहास क्रम के अंदर इसका एक विकास हुआ। अब ये लोक सदन का जो आकार है, हाउस ऑफ कॉमन्स का जो आकार है और जो शक्तियां हैं, उसका जो विकास है वो लोकतंत्र की भावना के आधार पर उसका विस्तार समय के साथ साथ हुआ। जैसे मताधिकार के विस्तार हुआ वहां ब्रिटेन के अंदर, वैसे ही लोक सदन की शक्तियों का भी विस्तार और प्रभाव बढ़ता चला गया। तो इस रूप में हम देखें तो लोक सदन की जो शक्ति और जो प्रभाव में जो वृद्धि हुई उसमें वहां के 1911 और 1949 के जो संसदीय अधिनियम है उनका विशेष रोल है, जिसने लॉर्ड सभा की शक्तियों को नाम मात्र की बना दिया और वास्तविक शक्तियां जो है वहां के कॉमन सभा की हो गई। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव ब्रिटेन की संसदीय राजनीति के अंदर देखने को मिला। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में जो इसलिए 1911 और 1949 के एक्ट के बाद लोक सदन या वहां का जो कॉमन सभा है वो केंद्रीय महत्व का हो गया है।
सम्राट और उसके बाद सम्राट और जो है लॉर्ड सभा जो है वो केवल अलोकतंत्रीय या वहां की राजतंत्रात्मक प्रतीकों की वजह से ही एक महत्व रखते हैं। कॉमन सभा जो है वो वास्तविक लोकतंत्र का पर्याय और विकसित रूप बन गई है। और एक तरह से हम देखें तो लोकतांत्रिक संविधानों में ये जो प्रथम सदन की जो स्थापना का जो श्रेय जाता है वो ब्रिटेन को ही जाता है। वहीं सबसे पहले जो है जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन को पहला सदन के रूप में स्थापित किया गया। और जो राजतंत्र के प्रतीक या राजतंत्र के आनुवंशिक जो सदस्यों वाला जो सदन था उसको द्वितीय सदन की संज्ञा वहां दी गई। तो ये एक संसदीय इतिहास का विकास ब्रिटेन के अंदर देखने को मिला। अब आज की जो संप्रभुता का अर्थ जो है, हम जो ब्रिटेन के संविधान को जब हम पढ़ते हैं संसदीय संप्रभुता की बात करते हैं तो वो संसदीय संप्रभुता या जो है वो लोक सदन की संप्रभुता ही उसका एक छिपा हुआ अर्थ समझा जाना चाहिए, क्योंकि लोक सदन के अंदर ही जनता के प्रतिनिधि होते हैं और आम जनता की इच्छा लोक सदन के अंदर ही अभिव्यक्त होती है। इसलिए भी जो है लॉर्ड सभा शक्तिहीन हो गई है। और ब्रिटेन का संविधान जैसा हमने उसकी विशेषताओं के तहत पढ़ा, एक लचीला संविधान है। वहां लोक सदन ही वास्तविक निर्णय लेता है और उसके निर्णय ही अंतिम होते हैं। लोक सदन न केवल कानून की दृष्टि से सर्वोच्च है वहां, बल्कि क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधि सदन होने की वजह से भी वो लोकप्रिय होता है। तो इस वजह से उसका प्रभाव बढ़ता गया और इस प्रभाव की वजह से ही उसने केंद्रीय महत्व ब्रिटेन की राजनीति में प्राप्त कर लिया। तो इस संदर्भ में, इस ऐतिहासिक विकास क्रम में ब्रिटेन का जो कॉमन सभा है उसका संगठन किस प्रकार, उसकी रचना किस प्रकार की जाती है, किस प्रकार उसमें सदस्यों का चुनाव किया जाता है और क्या उसकी शक्तियां हैं, ये हमारे लिए जानना आज की कक्षा में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो लगभग 659 सदस्य ब्रिटेन के लोक सदन के अंदर चुने जाते हैं और ये सदस्य विभिन्न इलाकों से चुनकर आते हैं, जैसे इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड से इनका चुनाव किया जाता है। और एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सदस्य चुनाए जाने की परंपरा वहां रखी गई है। इसमें मताधिकार संबंधी क्या योग्यताएं हैं, क्या निर्योग्यताएं हैं, उसके संबंध में जब हम बात करें तो 18 साल से कम आयु के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है। और इसके अलावा जो देशद्रोह या गंभीर अपराधों से ग्रस्त हैं उनको इसमें वोट देने का अधिकार नहीं। पागल दिवाले लोग भी वोट नहीं दे सकते। कौन लोग इसमें जो है योग्य हैं, वो उसके लिए 21 वर्ष की आयु मतदान की रखी गई है और जिसका नाम मतदाता सूची में हो, ब्रिटिश नागरिक हो, ये एक सामान्य योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। अब इस आधार पर हम देखते हैं तो इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो भारत की तरह 5 वर्ष का कार्यकाल है और कोई सदस्य त्यागपत्र भी दे सकता है। इसके जो पदाधिकारियों की हम बात करें तो इसका जो अध्यक्ष होता है लोक सदन का उसको स्पीकर कहा जाता है। एक उपाध्यक्ष होता है जिसको डिप्टी स्पीकर कहा जाता है। इसकी जो अधिवेशन और जो कार्यप्रणाली है तो लोक सदन का जो अधिवेशन है वो लाट सभा के साथ ही शुरू होता है। प्राय शनिवार और रविवार को छोड़कर 5 दिन इसकी कार्रवाइयां संचालित होती हैं। लाट सभा की मैंने कहा कि 4 दिन की कार्रवाई होती है। लोक सदन की जो है कार्रवाई वो 5 दिन की होती है। शनिवार रविवार का इसमें अवकाश रखा गया है और 11 बजे से इसकी कार्रवाइयां प्रारंभ होती हैं। लगभग ये वैसे ही प्रावधान है जैसे भारत की संसद में हम देखते हैं और वो इस वजह से भी है क्योंकि हमने संसदीय राजनीति को ब्रिटेन से ग्रहण किया है। तो ये संसदीय कार्रवाइयों से संबंधित जो प्रावधान और परंपराएं जो है वो भारत और ब्रिटेन में बहुत से मामलों में एक जैसी देखने को मिलती हैं। इसकी गणपूर्ति के संबंध में 40 सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है। जब उसकी लोक सदन की कार्रवाइयां जब भी स्वीकार की जाएंगी जब लगभग 40 सदस्य वहां मौजूद हो तो ये इसकी गणपूर्ति की संख्या रखी गई है। अब इसकी शक्तियां कौन कौन सी हैं ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो जो इसकी पहली शक्ति जो है वो है विधि निर्माण संबंधी शक्ति। जैसा कि हमने कहा कि किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए जरूरी है कि उस पर लोक सदन, लाट सभा और राजा सहमत हों। लेकिन ये तो एक सैद्धांतिक स्थिति है। व्यवहार में राजा की सहमति होती ही है और लाट सभा की सहमति मिल जाती है और लाट सभा सहमत नहीं भी हो तो किसी भी विधेयक को कानून बनने से वो रोक नहीं सकती, क्योंकि लाट सभा किसी भी विधेयक को 1 वर्ष तक कानून बनने से रोक सकती है, उससे ज्यादा नहीं रोक सकती। उसके बाद में फिर जो है 1949 का जो अधिनियम है
उसने ये अधिकार दे दिया है कि वो लोकसभा के जो कॉमन सभा के बहुमत से ही उसको पारित मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार विधि निर्माण के क्षेत्र में लोक सदन की शक्ति वास्तविक और अंतिम है। दूसरी शक्ति जो हम देखते हैं वो है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कि ब्रिटेन में आप जानते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली काम करती है और यहाँ का जो लोक सदन है वो प्रथम सदन कहलाता है, जो जनता के प्रतिनिधियों से बना है। और जो कार्यपालिका है या मंत्रिमंडल है उसका निर्माण भी लोक सदन से ही होता है। तो कार्यपालिका अपनी नीतियों के लिए जो है वो मंत्रिमंडलीय सहमति प्राप्त करना उसके लिए जरूरी है, क्योंकि मंत्रिमंडल दलीय बहुमत के आधार पर जो है लोक सदन के अंदर वर्चस्व रखता है और मंत्रिमंडल जो है लोक सदन में विश्वास के आधार पर ही स्थापित रहता है। तो इस आधार पर जो है कार्यपालिका से संबंधी शक्तियां हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। दूसरी शक्तियां हैं वित्तीय शक्तियां। लोक सदन को राष्ट्रीय वित्त और पूर्ण नियंत्रण के अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि ये माना गया है डेमोक्रेसी के अंदर कि जनता के धन का नियंत्रण जनता का ही नियंत्रण होना चाहिए। तो इस नाते जनता के प्रतिनिधि सदन को ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय वित्त है उसको नियंत्रण की वास्तविक शक्तियां दी गई हैं। सभी जो वित्तीय विधेयक हैं वो सबसे पहले वहां की कॉमन सभा में ही पेश किए जाते हैं और उसको अधिकार है कि वह धन विधेयक को रद्द या स्वीकार भी कर दे। धन विधेयक उसी रूप में पास होता है जिस रूप में वो लोक सदन उसको अंतिम रूप प्रदान करता है। लॉर्ड सभा केवल इस पर विचार विमर्श चर्चा करने तक ही शक्ति रखती है। तो ये वित्त के मामले में भी बड़ा महत्वपूर्ण सदन है। इसके अलावा और जो इसके अन्य जो काम वहां का लोक सदन करता है उसमें वो वास्तविक जनमत को उजागर करता है, क्योंकि जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो ब्रिटेन की जनता की आवाज के रूप में वहां लोक सदन के अंदर अपनी बात रखते हैं और एक तरह से ये जनतंत्र की अभिव्यक्ति करने वाला सदन हो जाता है। और ये जो साथ ही साथ जो ब्रिटेन की जो संसदीय राजनीति है उसकी वास्तविक जो कहीं कोई चर्चा हम देखते हैं तो वो लोक सदन के अंदर ही हमको देखने को मिलती है। तो ये एक तरह से हम इसकी शक्तियां लॉर्ड सभा से जिस प्रकार से ज्यादा प्रभावशाली हैं उसके आधार पर ये हम निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन का जो लोक सदन है कॉमन सभा वो अपनी विधायी शक्ति, कार्यपालक शक्ति, वित्तीय शक्तियों के क्षेत्र में पर्याप्त शक्तिशाली है और संसद की सर्वोच्चता एवं संप्रभुता का वो प्रयोग करता है। इसकी सर्वोच्चता लॉर्ड सभा इसकी सर्वोच्चता का जो कारण है उसमें लॉर्ड सभा की जो है दुर्बलता और केवल उसका सैद्धांतिक महत्व रह जाना। लेकिन ये एक सैद्धांतिक बात है, क्योंकि संसदीय सर्वोच्चता में का मतलब अगर हम ये लगाते हैं कि भाई लोक सदन की या कॉमन सभा की सर्वोच्चता है तो कॉमन सभा की सर्वोच्चता का मतलब भी ये है कि मंत्रिमंडलीय सर्वोच्चता, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कॉमन सभा जो है उस पर मंत्रिमंडल का या कार्यपालिका का वर्चस्व रहता है। संसदीय अनुशासन की वजह से ऐसा है क्योंकि जिस दल की सरकार स्थापित की गई है उसका कॉमन सभा के अंदर बहुमत होता है और कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त दल के लोग ही मंत्रिमंडल में होते हैं। मंत्रिमंडल में प्राय जो है प्रभावशाली नेता होते हैं, लोकप्रिय नेता होते हैं, तो वो जैसा निर्णय लेते हैं, जैसी नीति बनाते हैं, लोक सदन उन्हीं नीतियों और उन्हीं निर्णयों को एक तरह से वहां समर्थन देने के लिए लोक सदन के अंदर मौजूद होता है और वो प्राय उसी रूप में समर्थन देते हैं जिस रूप में मंत्रिमंडल निर्णय लेता है। तो एक तरह से ब्रिटेन की राजनीति में जो संसदीय संप्रभुता का मतलब लोक सदन की संप्रभुता हो जाता है, लोक सदन की संप्रभुता का मतलब व्यवहार के अंदर मंत्रिमंडलीय संप्रभुता हो जाता है। तो ये एक कॉमन बात निष्कर्ष में हम कह सकते हैं। फिर भी ब्रिटेन की राजनीति में जो है लोक सदन का अपना एक महत्व है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिशाली कामों को देखती है और ब्रिटेन की शक्ति संसदीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज के लिए इतना ही, अन्य टॉपिकों पर आगे की कक्षा में चर्चा करें। धन्यवाद।